मंच पर विराजमान आदरणीय विद्या बिंदु सिंह जी, आदरणीय राहुल देव जी, कार्यक्रम के संयोजन से जुड़े हुए संस्था के अध्यक्ष पांडे जी, संयोजन से जुड़े हुए नवीन द्वय और यहाँ इस सभागार में विद्यमान सभी देवियों और सबसे पहले मैं पूज्य पांडे जी को और पूज्य माता जी को उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। उनके परिजनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और साथ ही संस्था के संचालकों को, संयोजकों को, जिन्होंने उनकी स्मृति को बनाए रखा है। उनके निधन के आज 12 वर्ष बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं। ये दुर्लभ संयोग है, वरना जीवन काल में ही लोग हाशिए पे चले जाते हैं। एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं हम जब साहित्य कुछ गिने चुने लोगों के मनोरंजन का विषय या दिनचर्या से जुड़ा हुआ विषय रह गया है, आम आदमी की जिंदगी में नहीं है। पठन पाठन की प्रवृत्ति लगभग खत्म हो गई, बस सृजन कर्म बाकी है। और जब सृजन होता है तो स्वभावतः सुनाने की भी इच्छा होती है। तो आज की गोष्ठियों का सिलसिला यह है कि कविता सुनाने के लिए ही लोग आते हैं। अगर आप उनको बुलाने का अवसर नहीं देंगे तो शायद निराशा हाथ लगेगी। इसलिए बड़ी मनुहार करनी पड़ती है, उनका अभिनंदन भी करना पड़ता है और कई तरह की औपचारिकताएं भी निभानी पड़ती है। यह साहित्य युग का मुख्य लक्षण है, लेकिन है। अब इसके निराकरण पर विचार करना होगा कि आखिर जिसको हम बहुत बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं कि साहित्य जीवन का दर्पण है, ये चिन्मय सत्य है, ये सनातन शाश्वत बोध है, ये क्या क्या नहीं है, परिभाषा देने वाले भी हम ही लोग हैं, शब्द गढ़ने वाले भी हम ही लोग हैं। अपने बारे में बहुत कुछ गढ़ लिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उत्तरोत्तर वो उपहास का विषय होता चला जा रहा है। जब कभी कोई आदमी बड़े हाव भाव के साथ बात करता है तो हम कहते हैं ये नाटक कर रहा है, यानी नाटक उपहासास्पद हो गया। जब कभी कोई व्यक्ति बहाना बनाता है तो कहते हैं कि इसने कहानी गढ़ ली है। और उसी तरह से जब कभी भावोद्रेक के साथ हम बोलते हैं, भावतापूर्वक बोलते हैं, कविता बोल रहे हैं, तो कविता हो गया अविचारित प्रगल्भ कथा, कहानी हो गई झूठ, नाटक हो गया छद्म, और आलोचना तो बहुत पहले से निंदा का पर्याय बन गया। आलोचना शब्द का तो पर्याय ही हो गया निंदा करना। तो किस लुच धातु से बना है, उसका क्या अर्थ है। फिर उसकी इज्जत बचाने के लिए लोगों ने समालोचना शब्द खोजा, लेकिन जब नहीं पाया। उसको यह दंड मिला कि वो सृजनशील माने क्रिएटिव राइटिंग से बर्खास्त कर दिया। जो समीक्षक है, जो आलोचक है, जो ज्ञान विज्ञान की और चिंतन की बात करता है, वो रचनात्मक लेखन नहीं कर रहा, साहित्यकार तो नहीं। दुर्भाग्य का विषय देखिए कि साहित्य को हमने खंड खंड पाखंडों में बांट दिया। कविता को ही लीजिए, एक कविता छपी कविता, दूसरी मंची कविता। मंची कविता को बर्खास्त कर दिया गया, उसके कारण है, कुछ उसके भी अपने कुलक्षण रहे हैं जिसके कारण बर्खास्त की गई। लेकिन उसको बर्खास्त कर देने से कविता की कितनी क्षति हुई, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता। वो पूरी समाप्त नहीं हुई है। आज भी 20-20 लाख, 25-25 लाख लोग वो मंच पर जाते हैं और हम दूसरों को देखते हैं। कविता कितनी है नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कविता के नाम पर ही वो चल रहे हैं। तो बर्खास्त करने से उन्होंने एक अपना अलग अस्तित्व या व्यक्तित्व बना लिया। उसी तरह से नाटक फिल्मों की ओर चला गया, कहानी गप और फिक्शन की तरफ चली गई, हास्यवेद की तरफ चली गई। इनके रूपांतरण हुए और साहित्य की क्षति हुई। चिंतन के क्षेत्र में जो सक्रिय थे, जैसे अध्यापक, उनको साहित्य से अलग कर दिया गया। पत्रकार, उनको साहित्य से अलग कर दिया गया। एक जमाना था जितने साहित्यकार थे वे सब पत्रकार थे, और जितने पत्रकार थे सब साहित्यकार थे, दोनों सगे भाई थे।
लेकिन पत्रकारिता अलग हो गई, सृजनशील साहित्य अलग हो गया, शिक्षण अलग हो गया, विज्ञान चिंतन परक लेखन अलग हो गया, और हम कुल मिलाकर छंदों की कवायद करने वाले या अपनी कंठ काकली दिखाने वाले या आत्म मनोरंजन करने वाले रचनाकार थे, जिसकी उपयोगिता समाज में कितनी, इसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। आज अगर प्रश्न किया जाए कि साहित्य पढ़ने लिखने वाले में और जो साहित्य नहीं लिखता पढ़ता है उसके व्यक्तित्व में मूलभूत अंतर क्या है, व्यक्तियों की खोज करके सर्वेक्षण करके निकालिए तो शायद कोई बहुत स्पष्ट भेद नहीं दिखाई देगा। वो कितना समाज को, जीवन को प्रभावित कर रहा है, ये भी बड़ा संदिग्ध हो गया है। उसकी कितनी उपयोगिता है, और इसीलिए आप दैनिक जीवन में देख रहे हैं जितने विकास कार्यक्रम बन रहे हैं उनमें कहीं साहित्य की भी सहभागिता दिखाई देती है। आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, हाँ, सौहार्द स्थापन में, भावात्मक विकास में भूमिका हो सकती थी, लेकिन उस दिशा में न जाकर हम अपने अपने अभिरुचि के अनुसार यह सोचकर कि जिसकी गर्ज होगा वो हमें सुनेगा, वो हमें पढ़ेगा। मुझे याद आता है अंग्रेज जी ने एक बार अहंकार से प्रेरित होकर यह उद्घोष किया था कि संप्रेषण हमारी समस्या नहीं है, जिसकी गर्ज होगी वो पढ़ेगा। उस समय साहित्य के अलावा और दूसरा कोई विकल्प समाज में नहीं था, मनोरंजन के लिए, ज्ञानार्जन प्राप्त करने के लिए और आत्म प्रबोधन प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज बहुत सारे विकल्प, एक उंगली रखते ही ज्ञान का विस्फोट होने लगता है, सचित्र सब दिखने लगता है, उससे ज्यादा मनोरंजन हम अपनी छपी हुई या लिखी हुई कविता से नहीं कर सकते। या तो फूहड़पन पर उतर आते हैं, जैसा मंच पर आपको दिखाई देता है, कविता के अंतर्गत नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे जो विघटन हुआ है इसको कैसे रोका जाए, केवल आलाप करने से ही तो समस्या नहीं हल हो जाएगी। हाय हाय सब गया, इस विकल्प पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। इसके अस्तित्व की संरक्षा कैसे की जाए। मेरे सामने पांडे जी का साहित्य है। पांडे जी ने जितना लिखा है और लिखने के लिए जितना पढ़ा है, मैं उसके वक्तों का साक्षी रहा हूं। लगभग 30-35 वर्ष उनको बहुत निकट से देखा है। वे भी रचनाएं मुझे सुनाते थे, उस पर विचार विमर्श होता था, तो उनकी रचना प्रक्रिया से भी काफी कुछ परिचित रहा हूं। कितना श्रम उन्होंने किया है एक नीलकंठ लिखने में, लेकिन पूरे लखनऊ शहर में खोजने निकले कि नीलकंठ कितने लोगों ने पढ़ा है। पूरे विश्व की बात तो अलग है। इतिहास को उपन्यास में ढालते हुए कई खंडों में पुरातत्वों का जो मंथन उन्होंने किया है, कितना परिश्रम उसके पीछे रहा है, पर उस अनुपात में उनको ख्याति नहीं मिली। ये तो परिवार को श्रेय जाता है और उनके संगी साथी, उनके मित्र, उनके शिष्य कि वे उनको याद किए हुए हैं। आज के युग में आप देख रहे हैं चर्चा में वो आ रहा है जो कुछ विचित्र बात कहता हो, विचार उत्तेजना पैदा करता हो, विवाद पैदा करता हो, मीडिया का सहारा लेता हो, जिस पर बहस चलती हो। वो भले ही निंदा का पात्र हो, आप उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन चर्चा तो उसकी हो रही है। बदनाम ही होंगे तो क्या नाम ना होगा। दूसरे में जो किसी न किसी उपाय से बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं, उनको हम उन सम्मानों के नाम से जानते हैं। रचनाएं भले न पढ़े हुए हों, लेकिन चूंकि उनको व्यास सम्मान मिल गया है, ज्ञानपीठ मिल गया है, अकादमी मिल गया है, भारत भारती मिल गया, ऐसे बड़े बड़े, तो चूंकि मिल गया इसलिए जरूर बड़े होंगे, इस नाम से उनकी प्रतिष्ठा है। तीसरे में जो अपना बहुत विज्ञापन कर ले जाते हैं, आए दिन फेसबुक में घुसे हुए हैं, इंस्टाग्राम में घुसे हुए हैं, तरह तरह से गोष्ठियां करा रहे हैं, अपना अभिनंदन करा रहे हैं, उपाधियां प्राप्त कर रहे हैं। मैनेजमेंट है उनका एक बहुत बड़ा प्रबंध तंत्र, तो विकास को चर्चा में आ जाते हैं। जो इसके पीछे धन व्यय करते हैं और तमाम तरह के तुष्टीकरण कार्यक्रम होते हैं, सबको गिनाने में बड़ा समय लगेगा, आप सब जानते हैं। जो प्रदर्शनी लगाए घूमते रहते हैं, किताबें बांटते फिरते हैं, अपनी मूल्य से छपवाते हैं,
आए दिन आपको नगर में इस तरह के आयोजन खासतौर से लोकार्पण के, जिसमें मार मार के गवाया जाता है कि मेरे बारे में कुछ बोलो, ऐसा भी प्रबंधन तक दिखाई देता है। लेकिन उन सबके बावजूद आयोजन हो जाता है, उस दिन हम सोहर पढ़ आते हैं, गाए आते हैं, और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। आपको अगले हफ्ते उस पुस्तक की चर्चा करता हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। यह एक औपचारिकता हो गई है। उनको एक संतोष प्राप्त हुआ और दूसरे उस कार्यक्रम का भी अपना एक सफल आयोजन हो गया। प्रश्न यह है कि इसकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी, कैसे स्थापित होगी। राहुल जी ने आई ओपनर, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आंख खोलने का काम किया। हम इन गोष्ठियों को अधिकाधिक विचारोत्तेजक और गंभीर और उपयोगी बनाए, तब लोग उसमें आने के लिए बाध्य होंगे कि हाँ, आज हमें कुछ मिलेगा, कोई नई दृष्टि, कोई नई ऊर्जा, कोई नया बोध। उसी तरह से काव्य को, कहानी लेखन को, उपन्यास रचना को, नाटक, जितनी भी विधाएं हैं, उनको भी हमें स्वोद्देश्य बनाना हो। अब स्वतः सुखाए लिखने का जमाना नहीं रह गया। जो स्वतः सुखाए रचना करते हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है कि उसको डायरी तक सीमित रखें, उससे फिर अपेक्षा न करें। हमारे पास, किसी के पास यह समय नहीं है कि जो कुछ जितना लिख दिया जाए उसको सब पढ़ते रहे और उसके ऊपर चर्चा करते रहे, क्योंकि लिखने वाले बहुत हो गए, साहित्य बहुत हो गया। हम वो पढ़ना चाहते हैं जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, जानकारी या कोई नया प्रबोधन या नया कोई ज्ञान, उसमें बढ़ोतरी हो रही हो। ललक करके आज भी व्यर्चनाएं पढ़ी जाती। अब आप अपनी पीढ़ी पर विचार कीजिए। नई पीढ़ी ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई है, हाईटेक जनरेशन है। अब उसको कविताओं से कुछ नहीं मिल रहा, कहानियों से भी कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, इसमें अंतर किया जा सकता है। अगर इन उपन्यासों में सामाजिक दशा दुर्दशा वाले त्रिकोणात्मक प्रेम संबंध जो उसका थीम बन रहा है, इसको छोड़ करके इसे आंचलिकता से जोड़ दीजिए। हमें एक अंचल विशेष का जीवंत चित्र, उसकी मूर्ति देखने लग जाए अपनी रचनाओं में, तो उसके प्रति ललक मन में पैदा होगी। भाई, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का बहुत गंभीर अध्ययन किया और वहां की पूरी कल्चर उतार दी है इस किताब में, अब उसे पढ़े। इतिहास के किसी खंड को ले लीजिए और प्रामाणिक इतिहास कथात्मक रूप में हमें प्रस्तुत कर दीजिए। मन के भीतर झांकिए, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास बनाइए। हम उन मन की ग्रंथियों को जानना चाहेंगे। बाकी जितना कुछ सामाजिक युगबोध के नाम पर कहा जा रहा है, जो आप लिख रहे हैं, वो हम सबने भी 80, 85, 87 वर्ष की अवस्था में देख लिया है। नया वर्ग क्या सोच रहा है, उसके लिए होमवर्क करने की आवश्यकता होती है, निकट से देखने की, परखने की, जानने की। ये घर में बैठे बैठे केवल वक्त कार्टून लेखन का कार्य नहीं है, स्वोद्देश्य कार्य उसको बनाना मुझे। और सबसे बड़ी बात, जिधर आदरणीय राहुल जी ने ध्यान आकर्षण किया, विचार परक लेखन, ज्ञान विज्ञान परक लेखन की बड़ी आवश्यकता है। आज यही उपन्यास अगर साइंस फिक्शन के रूप में लिखे जाए, जिसको विज्ञान कथा कहते हैं, हमारे नगर से ही जुड़े हुए थे मिश्र जी से नवल बिहारी जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे वो प्रथाएं, वो शैलियाँ, साहित्य की विधाएं लगभग लुप्त हो गई है। उसमें कल्पना की जो उड़ान भरी जाती थी और साथ ही विज्ञान को साहित्य के साथ जिस तरह जोड़ा जाता था, उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है। तो आवश्यकता यह है कि साहित्य का एक अपना प्रबंध शास्त्र तैयार किया जाए और इस तरह के मार्गदर्शक सिद्धांत कार्यशालाओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से तय किए जाए। एकाकी मेरे कहने से नहीं, राहुल जी के कहने से नहीं, जनमत के माध्यम से। यही प्रश्न चलाइए कि आप क्यों लिखते हैं। एक भूख भी होती है लिखने की, क्रिएटिविटी आदमी की एक मजबूरी भी है। हर जीव अपनी जगह पर बैठा बैठा कुछ न कुछ क्रिएशन करता रहता है। एक परिंदा भी घास की तिनके ला करके घोंसला बनाता है, उसकी क्रिएटिविटी। ये प्राणी की एक जैविक जरूरत है, उसकी व्यवस्था है। तो क्रिएशन हमारी अनिवार्यता है।
लेकिन वो स्वदेश जरूर होना चाहिए। यदि हम अपेक्षा करते हैं कि उसके लिए उपयुक्त सामाजिक मिले, वो संदेश दूर तक जाए, उस पर चर्चा हो, तो अब कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा। प्यासों के पास बहुत सारे कुएं हो गए हैं। हमको अपनी बात कहने के लिए उनकी मानसिकता को देखना होगा, उनकी जरूरत को देखना होगा, उपयोगिता पर विशेष विचार करना होगा। पांडे जी ने किया, लेकिन जिस अनुपात में उनको श्रेय मिलना चाहिए था नहीं मिला। उसके 3 बड़े कारण हैं। जिस दौर में वो लिख रहे थे वो प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दौर था। उस प्रगतिवादी दौर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की चर्चा करना वर्जित, आदर्श की बात करना वर्जित, नायक के बजाय खलनायक बनाइए उसका स्वागत। इसलिए इस नगर में मुद्रा राक्षस ज्यादा चर्चित हुए, गंगाधर पांडे चर्चित नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। लोग सनसनीखेज चाहते हैं, पत्रकारिता ने उसमें पल्लिता लगाया, मीडिया ने उनको और बढ़ाया। देखिए, ख्याति भी 2 तरह की होती है। एक है तात्कालिक ख्याति, कि कोई सनसनीखेज बात लिख दीजिए, धूमिल बहुत जल्दी चर्चा में आ गए, लेकिन 1 दशक ही रुके फिर धूमिल हो गए। कुछ खास तरह के अटपटे पद प्रयोग, कुछ खास तरह की गालियां, कुछ खास तरह की वे उक्तियां जो शील भंग करती है, उस जोखिम को बोल्डनेस के नाम पर कोई अपना ले, जैसा इधर की कहानियों में, उपन्यासों में आपको दिखाई देता है, महिला लेखन में भी जो छा गया है, तो उसे ख्याति तो मिल जाएगी। भले ही अपयश के रूप में मिले, लेकिन चर्चा में आ जाएंगे। क्योंकि जितनी जल्दी चर्चा में आते हैं उतनी जल्दी वो विलीन हो जाते हैं। दूसरा जो स्थायी महत्व है, जो शाश्वत कई कई वर्षों और शताब्दियों तक चलता है, उसके जमने में बहुत समय लगता है। अब कबीर की चर्चा, तुलसीदास की चर्चा हम कर रहे हैं, तो कबीर को पिछले 150 वर्षों में पहचाना गया है। तुलसीदास को ही पहचानने में भी 150-200 वर्ष ज्यादा नहीं हुए, यानी 300-350 वर्ष तक अलक्षित रहे, निंदा के पात्र रहे। कबीर को तो आखिर तक ही मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो बहुत कुछ प्रगतिवादी आंदोलन को श्रेय जाता है। उनको उनके दर्शन के नाम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनकी प्रतिभावना के नाम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो गालियां दे रहा है। इसलिए क्रांतिकारी विद्रोही के रूप में उनको पहचाना गया। फिर भी जो महत्वपूर्ण है वो अपना स्थान निर्धारित करता है, आज नहीं कल। उसके लिए हमें धैर्य भी रखना होगा, और एक खास तरह का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कह लीजिए, जो हमारे मन को प्रेरित करता हो, एक खास तरह का उद्बोधन देता हो, उसकी भी आवश्यकता है। तो पांडे जी की रचनाओं को अगर गंभीरतापूर्वक पढ़ा जाए, जैसे सुकरात भारत में पैदा हुआ था, यहां संबंधित था, इसके लिए जो रिसर्च उन्होंने की, अब रिसर्च पेपर तो नहीं लिख सकते थे, उपन्यास के ही माध्यम से कह सकते थे, लोगों ने गप मार दिया, व्यर्थ की बात है। उनके सामने तब साहित्य, संस्कृति और इतिहास की चर्चा करना ये बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ापन माना जाता था, आदर्शवाद। अब नायक के बजाय खलनायक की चर्चा करें, लघुनायक लघुमानव की चर्चा करें, बीभत्स और बलात्कार की चर्चा करें, अपराधों की चर्चा करें, खुलेआम गालियां साहित्य में उड़ेले, वो जो दौर था उसमें उनका साहित्य उपेक्षित रह गया है। लेकिन कालक्रम में भी आप देखें, लौट लौट करके समय आता है। अब दूसरा समय इन दिनों आपके सामने है। फिर से आप संस्कृति के राष्ट्रवाद की ओर, भारतीय इतिहास की ओर, प्राचीन भारतीय संपदा की ओर, ज्ञान गरिमा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। भले ही वो एक पार्टी प्रोग्राम के अंतर्गत हो, लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्र हित में तो है ही। तो ऐसे स्थिति में साहित्य को भी दिशाओं से जोड़ने की जरूरत है। मेरा अनुरोध यही है, उनकी स्मृति को नमन करता हुआ और फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ, कि जितना समय मिले उनके श्रेष्ठ साहित्य को हम पढ़ने को उपक्रम अवश्य करें। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, राष्ट्रीय स्वातंत्र संग्राम में बहुत सक्रिय रहे हैं, उदारवाद में बहुत सक्रिय, बड़े आदर्शवादी आदमी थे, सचमुच कुछ मूल्यों को लेकर जूझने वाले आदमी। उनके आत्मकथा देवबंद पढ़ लीजिए तो रोकते खड़े हो जाते हैं।
एक आत्मनिर्भर व्यक्ति कैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, एक मध्य वर्ग का गांव का आया हुआ आदमी शिक्षा के क्षेत्र में भी, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, साहित्य लेखन के क्षेत्र में भी। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि नवयुवकों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम उन्होंने बनाया। यहाँ नव साहित्यकार संघ हो, ऐसी कई संस्थाएं खड़ी की, आप सब मित्र उन्हीं से जुड़े रहे। ज्यादातर लोग अपने व्यक्तित्व के विकास में तो इस सबका उपयोग करते, जय जयकार करने वाले उनको चाहिए और उनके व्यक्तित्व का विकास हो। जैसे शुक्ल जी कह रहे थे कि मैं तैयार नहीं था मेरी रचनाएं उनके संग्रह में छपवाने के लिए, था ही नहीं मेरे पास, लेकिन वो कभी बना रहे थे। तो ऐसे कई रूप उनके मैंने देखे हैं। मैं उनके इस विराट व्यक्तित्व का जो उनका ये आदर्शमय रूप मैंने देखा है, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और फिर से आप सबको बहुत